बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ सेशन के साथ मैं हूं सिद्रा मुनीर। बात करेंगे जी हुकूमत पंजाब की रोज़गार स्कीम के हवाले से और साथ ही साथ माहौल 2 स्कीम के हवाले से, जो कि है जी ई टैक्सी स्कीम, जिसकी कुरानंदाजी का आगाज़ होने जा रहा है। 28,000 अफराद अब तक एनरोल हो चुके हैं, स्कीम में दरख्वास्तें दे चुके हैं। सूबाई महकमा हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, उन्होंने दरख्वास्तें जमा की हैं, उन्हीं की जानिब से ये तमाम मामला, इस प्रोसीजर की निगरानी की जाएगी। बैंक ऑफ पंजाब को मुकम्मल डाटा उनकी जानिब से भिजवा दिया गया है और अब कुरानंदाजी होने जा रही है। कुरानंदाजी के बाद जो लोग मुंतखब हो जाएंगे, 1100 ऐसे अफराद होंगे जिनको ये ई टैक्सीज फराहम की जाएंगे। यानी कि 28,000 दरख्वास्तें आई हैं, 1100 अफराद को ये ई टैक्सी फराहम की जाएगी। इसमें किसी तरह का कोई भी सूद नहीं होगा, बल्कि ये किस्तों पर उन लोगों को फराहम की जाएगी जिनके पास एक वैलिड लाइसेंस मौजूद है और उनकी उम्र 18 साल से ऊपर है। और एक चार्ज पर ये जो ई टैक्सी है, ये तकरीबन 250 से लेकर 300 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकेगी और इसमें जीपीएस सिस्टम होगा, इसमें स्मार्ट मीटर होगा, यानी अपग्रेड गाड़ी होगी। इसकी कीमत क्या होगी, किस तरह से ये आप तक पहुंचेगी, कितना वक्त लगेगा, तमाम मामलों पे तमाम डिटेल आप तक आज के प्रोग्राम में हम पहुंचाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना आपको ज़रूरी समझती हूँ कि 3 से 4 माह का वक्त लगेगा, जो ये बताया जा रहा है कि अभी तो कुरानंदाजी होगी जो कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में, यानी आज तकरीबन 18 तारीख है। 18 तारीख के बाद आप ये देखिए कि तकरीबन एक हफ्ते के बाद जो है वो 25, 26 या फिर 28, 29, 30 नवंबर तक ये कुरानंदाजी हो जाएगी। जैसे कुरानंदाजी होगी उसके बाद मुकम्मल प्रोसेस शुरू होगा, जिसमें जिन लोगों की कुरानंदाजी में नाम निकला होगा उन्होंने डाउन पेमेंट जमा करवानी होगी। डाउन पेमेंट 30%। कितनी डिटेल्स बनती हैं, गाड़ी की प्राइस क्या होगी, उसकी डिटेल्स भी आप तक शेयर करेंगे। लेकिन जो डाउन पेमेंट है वो 30% है और तकरीबन 60,000 रुपीज़ बनती है, जो कि आपने किस्त देनी होगी। लेकिन जो डाउन पेमेंट है वो है जी 18 से 20 लाख रुपया। अब ये सारी डिटेल प्रोग्राम से पहले भी जब मैं पढ़ रही थी और आज के प्रोग्राम का जो मकसद था वो ये भी था कि क्वेश्चन मार्क लगाया जा सके कि क्या ये वाकई ही उन बेरोज़गारों का सहारा बन सकेगी गाड़ी, क्योंकि 18 से 20 लाख की डाउन पेमेंट करना भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और फिर माहाना 60,000 रुपये की किस्त अदा करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उन लोगों के लिए जो कि सफ़ेदपोश लोग हैं और उन लोगों के लिए भी जिनकी के इतनी आमदन नहीं है। ये कैसा प्रोजेक्ट है, इसमें किसी तरह का कोई सूद नहीं है। ये इसकी बेस्ट चीज़ है कि आपको जो है, जैसे हम बैंक से कोई भी गाड़ी लीज़ करवाते हैं तो उस पर हमें तकरीबन 12%, 17% जो है वो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का सूद नहीं होगा। यानी जो गाड़ी की एक्चुअल प्राइस होगी सिर्फ आप उसे ही किस्तों में अदा कर देंगे। बात करेंगे जी, हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जी काशिफ सुलेमान साहब, जो कि ब्यूरो चीफ है 89 न्यूज़ के। इनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक ब्रेक लेनी है। वापस आ रहे हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। न्यूज़ सेशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ई टैक्सी स्कीम गवर्नमेंट की जानिब से जो कुरानंदाजी होने जा रही है, बैंक ऑफ पंजाब को तमाम जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। नवंबर के आखिरी हफ्ते में उन 1100 अफराद का फैसला हो जाएगा जिन्हें ये ई टैक्सीज मिलने वाली है। इसी पे बात करेंगे जी। राना अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एमपीए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। राना साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो ई टैक्सी स्कीम है, इसकी डिटेल्स क्या है? 1100 अफराद को किस तरह से, कौन से क्राइटेरिया के तहत ये ई टैक्सीज दी जाएंगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका मशकूर हूँ और आपने बड़े अहम इशू को हाईलाइट किया, और क्योंकि ये पब्लिक से रिलेटेड इशू है और मैं अर्ज करूँगा कि ये वही येलो कैप स्कीम है जो प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज़ साहब ने शुरू की थी और फिर उनके साथ साथ शहबाज साहब ने बतौर चीफ मिनिस्टर इसको जारी रखा। और आज मैं समझता हूँ क्योंकि अंडर द लीडरशिप मियां मोहम्मद नवाज़ साहब, उनकी डायरेक्शन थी और उस पर चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ साहबा ने बड़ी थरोली मीटिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह ये ई टैक्सी स्कीम जो है, आप देख लें कि ये जैसे हमने ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम हमारी थी पंजाब में, और वो सेकंड फेज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमने 10,000 ट्रैक्टर दिए थे। साल हमने 20,000 ट्रैक्टर दिए, जिसमें हम 10 लाख फी
ट्रैक्टर सब्सिडी दे रहे हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उसी की कंटिन्यूटी है। और ऐप पर जो खुशकिस्मत लोगों ने अप्लाई किया है, पंजाब बैंक उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उनको फैसिलिटेट कर रहा है। और ये कोई पार्टीज़म नहीं, कोई बरादरीज़म नहीं, जो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपेरेंसी के साथ इस सारे प्रोसेस को किया जा रहा है। और जिसमें जो मुस्तहक, जो अच्छे ड्राइवर कर सकें, जो यंगस्टर जो जॉबलेस है, और वो इन टैक्सीज को इस्तेमाल भी करेंगे और उसके बाद साथ साथ वो अपनी माशरे, अपने खानदान की खुशहाली का सबब भी बनेंगे। ठीक, राणा साहब, सर हमें ये बताइएगा, जब भी चाहे वो आपने किसानों के ट्रैक्टर स्कीम की बात की है, चाहे गवर्नमेंट की जानिब से कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है, तो हम कुरानंदाजी के मामले को शफाफियत पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इस चीज़ को किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा कि जितने लोगों के भी नाम ये कुर्रा निकले ई टैक्सी का, वो शफाफ निज़ाम हो? जी, मैं अर्ज करता हूँ कि जो पैरामीटर्स है, जो टर्म एंड कंडीशन है, जिसमें मीट करनी है, वही उसमें एज एप्लीकेंट कंसिडर होता है। और उसके साथ साथ फिर किसी को ये इख्तियार नहीं, मैं MPA हूँ, मैं चीफ पंजाब असेंबली हूँ, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जो सेक्रेटरीज सूबाई गवर्नमेंट के हैं, या हमारे मिनिस्टर जो हैं ट्रांसपोर्ट के, किसी के पास कोई इख्तियार नहीं कि कोई किसी को अपनी मर्जी से दे, या जिसकी कुरानंदाजी में उसका नाम आए तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए या इग्नोर कर दिया जाए। मैं बिल्कुल आपका मशकूर हूँ, और ये मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि इस पर चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शन बड़ी क्लियर कट है। और इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसीजर जो है उसको हम अडॉप्ट करके ऐप को, तो दूसरा तो उसमें कोई मुदाखलत कर नहीं सकता, और किसी के पास ये इख्तियार है ही नहीं। और खुदा ना खास्ता कोई पॉलिटिकल टीम या ब्यूरोक्रेसी की टीम अगर कोई कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगी, आपकी बातें सुनकर मैं तो दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह करे कि जो भी बातें आप बता रहे हैं, जिस तरह से आप बातें बता रहे हैं कि मिनिस्टर्स हो जाएं या कोई भी हो, किसी भी शख्स का इस पे इन्फ्लुएंस नहीं होगा, सिफारिश नहीं चलेगी। मेरी तो दुआ ही है कि अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। जी, मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि आप देख लें कि वो ग्रीन ट्रैक्टर हो, या वो होनहार स्कॉलरशिप है तुलबा के लिए, या लैपटॉप स्कीम है, या जो हमने जो बाइक मोटरसाइकिल दिए हैं स्टूडेंट्स को, स्कूटरी, उसमें हमने स्कूटीज में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा एक्टिव और इफेक्टिव जो प्लान बनाया था, उसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे ये जो बहुत ज्यादा फ्लड आया, तो जो 1955 और 1988 के बाद बहुत बड़ा फ्लड था, तो इसमें भी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो वादा किया था और हल्फन उस पर अमल किया है कि जिस देहात में जो घर बह गए हैं या डैमेज हुए हैं 10 लाख फी कर देंगे, और जिसका कम नुकसान हुआ 5 लाख, तो हमने क्लास बोर्ड दिया है। उस गांव का उन लोगों का ताल्लुक किसी भी पार्टी से है, तो हमने उनको फैसिलिटेट किया। ये पंजाब का। राणा साहब, सर मुझे ये बताइए कि ये ई टैक्सी का कितनी कीमत होगी, कितनी हमें डाउन पेमेंट करनी होगी? अगर ये डिटेल्स हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो ज़राए से आती है, लेकिन आप हुकूमती लोग हैं, आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी। जी, मैं कर रहा हूँ कि उसमें पंजाब बैंक ऑन बोर्ड है, और उसमें जितने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होगी वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मीट करेगी, और ये चीजें बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ तय की गई हैं। और क्या सर कोई सब्सिडी मिल रही है? जी, इसमें जो सब्सिडी का पोर्शन होगा वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देगी। क्या मिल रही है सर सब्सिडीज पे? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि अभी ये चीजें अंडर डिस्कशन है, ये अंडर अपना मीटिंग्स फाइनलाइज हो रही हैं सारी चीजें। तो इसलिए मैं जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने खुद ये अनाउंसमेंट करनी है चीज़ों को, तो वो उन्हीं का अख्तियार है। मैं सिर्फ आपकी खिदमत में अर्ज कर सकता हूँ कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, और इसमें बहुत आसान इंस्टॉलमेंट्स हैं, और जो यंगस्टर हैं वो अपना रोजगार भी कमाएंगे और अपनी गाड़ी का मालिक भी बन जाएंगे। जिस तरह अपना घर
अपनी छत है। सर खवातीन के लिए कोई स्पेसिफिक कोटा? जी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो यंगस्टर और हमारी बेटियां उनके पास लाइसेंस है, क्योंकि लाइसेंस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जिसके पास लाइसेंस है वो मेल हो या फीमेल हो, वो बिल्कुल ड्राइव जो कर सकती हैं, उनको गाड़ी मिलेगी। और इसमें मैं समझता हूँ कि इसकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप है वो उसका जो लाइसेंस है उसका क्वालिफाइड होना जरूरी है। लाइसेंस के बगैर जो है वो ई टैक्सी का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि हमने अच्छा माहौल भी देना है, हमने अच्छा लोगों को रोजगार भी देना है, और हमने अच्छा जो फैसिलिटेट करना है ताकि जो मुसाफिर हैं, जो टूरिस्ट राणा साहब, ये जो ई टैक्सी है ये हमारे माशरे के किसी खास क्लास के लिए है कि हम कहें कि लोअर मिडिल क्लास के लिए है, या फिर लोअर तबके के लिए है, या फिर ये ओपन टू ऑल है? ये ओपन टू ऑल है, ये सबके लिए है। ये क्रॉस दी बोर्ड है। ये 13 करोड़ आवाम में से जो भी एलिजिबिलिटी होगी उसकी जो वो मीट करेगा कि वो उसका मुस्तहक होगा। और उसमें मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदार है, उसकी जमीन है 2 मरबे 4 मरबे, वो अच्छा खासा आदमी है, लेकिन अगर उसके बेटे ने ड्राइविंग लाइसेंस है और वो ड्राइविंग कर सकता है और वो अपना रोजगार कमाना चाहता है, तो वो जो उसके पैरामीटर्स हैं वो मीट करेगा, तो वो बिल्कुल उसको टैक्सी मिलेगी। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि खुदा ना खास्ता कि ये प्योरली गरीब लोग हैं, नहीं। जो उसके पैरामीटर, जो कंडीशंस हैं उसको मीट करेगा, वो कोई भी हो सकता है। और वो जाहिर है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हो सकता, या वो कोई सरकारी जॉब कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऑफिसर हो तो वो खुद वो ऐसी चीजें करें। बाकी जो आम आदमी है, जो हमारे माशरे का बाइज्जत यंगस्टर हैं और वो अप्लाई करेंगे, तो इंशाल्लाह हम उनको देंगे, उनको फैसिलिटेट भी करेंगे। और राणा साहब, सर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो मुझ तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है, वो ये है कि 65 लाख की ये ई टैक्सी होगी, 30% डाउन पेमेंट करनी होगी, जो कि तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए बनती है, और माहाना 60,000 रुपये की किस्त अदा करनी होगी। हमारा लोअर मिडिल क्लास तबका या फिर लोअर क्लास तबका किस तरह से इस क्राइटेरिया को मीट करेगा? और सब्सिडी, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन ज़राए बता रहे हैं वो कोई सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं दे रही। तो सर ये 18-20 लाख रुपए कोई अपनी जेब से किस तरह से निकालेगा? ये किस क्लास के लिए? इसलिए मैंने आपसे सवाल किया था कि ये स्कीम आ रही है। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल, ये सारा डाटा मेरे पास है, लेकिन जब तक फाइनल शेप उसको नहीं दी जाती और अंडर डिस्कशन है, जब चीजें देखना अब जो टैक्सी की डाउन पेमेंट है तो वो देने के बाद वो उसके मालिक हैं, और देखना इंस्टॉलमेंट देनी है। और जब जो भी इंस्टॉलमेंट तय होगी, वो 50,000 है, वो 60,000 है, तो वो नई गाड़ी है, आप उस पर वो महीने का 1.5 लाख से ऊपर कमाएंगे, तो उसमें से बिल्कुल 60,000 अगर सर 45% अवाम बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रही है, जिनके घर 2 वक्त की रोटी नहीं पकती सर। लेकिन इशू ये है कि इस स्कीम से रोजगार भी होगा। आप देखना कि जो ग्रीन पिकअप हमने दी, सर ये तो उसी को मिलेगी जो कि पहले ही बरसरे रोजगार है। ये बेरोजगारी कैसे खत्म करेगी? क्योंकि जिसके पास रोजगार है, जिसने 18-20 लाख रुपए कमा रखे हैं और जो 60,000 कमा रहा है पहले से, सर ये तो उसके लिए है ना। बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? मैं करता हूँ, हमारे पास एप्लीकेशन बहुत ज्यादा ही है, एप्लीकेशन ज्यादा है, और हम तो उसका सेकंड फेज भी लाने का मतलब सोच रहे हैं कि ये पहला फेज होता है, तो सेकंड फेज भी हम लाएंगे। और क्योंकि हम समझते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी जो है ये लोग अवेल करने के लिए रेडी हैं। और बिल्कुल जब आम आप देखें कि छोटी गाड़ी है और वो 50 लाख की है, 60 लाख की है, 70 लाख की है, तो 70 लाख की गाड़ी लेने के लिए एक हैवी अमाउंट चाहिए। लेकिन जब ये स्कीम है तो इसमें डाउन पेमेंट जो है वो अरेंज करने के बाद उनको रेगुलर मंथली बेसिस पर इंस्टॉलमेंट देनी है, जो कि पॉसिबल होता है, और वो
हर महीने उन्होंने जो स्ट्रगल करनी है, कोशिश करनी है, उसके नतीजे में उनको वो अमाउंट, वो जो उसकी इनकम है वो डबल होनी है इंशाल्लाह। और क्योंकि नई गाड़ी है, इनमें कोई गुंजाइश नहीं होगी कि इनकी रिपेयर होनी है या इस पर अखराजात होने हैं। इसमें जो चलना है वो उनकी इनकम होगी। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी स्कीम है। और ये पहले भी हमने जब चलाई है, वो ग्रीन ट्रैक्टर की मद में हो या ग्रीन टैक्सी की मद में हो या वो येलो कैब की में हो, तो ये कामयाबी से हम करा रही है। और अब भी हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने होपफुली बड़ी इस पर बरकत की है चीफ मिनिस्टर पंजाब ने और उनकी टीम ने। और जो आप देखेंगे जो ई इलेक्ट्रिक बसें हमने दी हैं और जो स्टूडेंट्स को उसमें फ्री रखा है और सीनियर सिटीजन को फ्री उसका किराया नहीं है, तो ये देखना कि ये सर उसी बिल्कुल जो ग्रीन बसेस चल रही हैं, जो स्टूडेंट के लिए फ्री है, एसीज चल रहे होते हैं गर्मी के मौसम में, जितने भी लोगों की सहूलत के लिए वो प्रोजेक्ट है, यकीनी तौर पर वो काबिल तहसीन है। लेकिन सर मुझे ये बताइएगा कि हम क्या कोई ऐसा सिस्टम बनाने चाह रहे हैं कि ये जो 1100 अफराद को ई टैक्सीज दी जाएंगी, ये चलेंगी कैसे? मैनुअल सिस्टम पे चलेंगी, जैसे वो रिक्शे वाला किराया अपनी मर्जी से तय करता है, अपनी मर्जी से किराया लेता है, या फिर जो अब बहुत सारी प्राइवेट ऑनलाइन टैक्सी स्कीम्स चल रही हैं, या फिर उस तरह से कोई सिस्टम हम बना रहे हैं इसका? देखिए जी, मैं कहता हूँ कि इसमें तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। वो जो ग्रुप होता है, जो ऑनलाइन उनको कॉल की जाती है, ये सारी सहूलतें आवाम के लिए होंगी। और इसलिए ये सहूलतें दी जा रही हैं ताकि वो जो पहले वाला ऑप्शन था या स्कीमें चल रही हैं, ये उससे अल्हम्दुलिल्लाह लो प्राइस में होगी, इसकी कम होगी कीमत, इसका फेयर कम होगा। और ये फिजिबिलिटी तैयार की गई है ताकि आवाम को इसकी जरूरत है और आम आदमी की ये सवारी होगी और इज्जत वाली सवारी होगी। और मैं समझता हूँ कि इज्जत से सफर करेंगे और उसका किराया जो है वो उनकी निस्बत कम होगा। ये चीजें हम तय करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, राणा साहब आपने कहा कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अंडर प्रोसेस है और इनको देखा जा रहा है। सर क्या हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या फिर महकमा ट्रांसपोर्ट इसके हवाले से कोई अपना प्राइवेट डैशबोर्ड बनाने जा रहा है जिसपे ये तमाम टैक्सेस लिंक्ड होंगी, या फिर हम किसी प्राइवेट कंपनी के साथ, हम किसी प्राइवेट वेंडर के साथ जाएंगे? नहीं, देखना जी, ये एक हैवी अमाउंट इन्वॉल्व है और उसमें पंजाब का 3 इंस्टॉलमेंट वापस करनी है। तो ये तो जो टर्म एंड कंडीशन है, जो पैरामीटर तय किए गए हैं, उन पर अमल करने से देखना ये बेहतर रोजगार भी है, बेहतर सवारी भी है। तो हर लिहाज से हमने इसको कामयाब करना। आप देखना कि जैसे हमारा किसान कार्ड था, हमने 30,000 फी एकड़ दिया, छोटे जिम्मेदार को दिया, और अब हमने 30,000 फी एकड़ को बढ़ाकर 60,000 कर दिया। और उस पर टोटली जो इंटरेस्ट था वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे कर रही थी। तो वो बड़ी कामयाबी के साथ उसका रिटर्न हुआ है और लोगों ने पैसे वापस जमा कराए हैं। तो इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि ये भी बड़ी अच्छी स्कीम है और ये अवाम की डिमांड पर इसको अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं और ये कामयाबी से चलेगी। और मैं आपका भी मशकूर हूँ कि आपने हमारी रहनुमाई भी की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राणा अरशद साहब, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल रहे, तमाम डिटेल्स आपने हम तक पहुँचाई हैं। काशिफ सुलेमान साहब, ब्यूरो चीफ 89 न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। काशिफ साहब, ये जो सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, सर सवाल बहुत आसान सा कि ये कौन सी क्लास के लिए है? किस क्लास के पास 18-20 लाख रुपए हैं और फिर महाना 60,000 हैं, और फिर ये बेरोज़गारों के लिए है? ये कैसे? अच्छा जी, पहले तो बात ये है कि राणा साहब भाई हैं और अच्छी बात है, उन्होंने हुकूमत की जो एक स्कीम आ रही है उसके हवाले से मस्बत बातें की हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें मेरे ख्याल में उनके इल्म में नहीं थी, क्योंकि सवालों के ऊपर कैसे चलेंगी, इसकी आमदन क्या होगी, तरीका क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, तो इस हवाले से वो बात को गोल करके, लेकिन मैं आपको चले बताता चलता हूँ। जी जी। एक तो आपने जो पूछा अभी कि ये 60,000 इनकम होगी, गरीबों के लिए होगी, कैसे चलेगा? पहली बात तो ये है कि 18-20 लाख की डाउन पेमेंट करना एक आम बंदे तो क्या, एक
मिडिल क्लास के लिए भी मुश्किल बात है कि आपने कैश निकालना है। बिल्कुल। आज की अवाम तो पाकिस्तानी वो है जो 17-18 हज़ार रुपया महीना नहीं निकाल पा रही, जो घरों में बिल नहीं दे पा रही, जो राशन नहीं दे पा रही। उसने 18 लाख रुपया कैश दे के गाड़ी लेनी है और उस गाड़ी के बाद जो है उसकी एक किस्त भी है, उसकी कोई मेंटेनेंस चार्जेस भी होंगे, तो उसके बाद वो क्या लेके जाएगा। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख रुपए तक जो है आमदन हो जाती है। ये आमदन का तरीकाकार उन्होंने क्या निकाला है, आया 8 घंटे चला के होगी, 12 घंटे चला के गाड़ी के ये पैसे बनते हैं, 16 घंटे चला के बनते हैं, कितनी देर ये गाड़ी चलाई जाएगी तो ये पैसे बनेंगे। जो आपने सवाल किया था कि इसका तरीकाकार क्या होगा, तो 2-3 चीज़ें मैं आपकी पहले पॉइंट्स क्लियर कर दूँ। जो आपने कहा 1100 गाड़ियाँ हैं, ठीक, तो जो मालूमात मेरे पास है उसके अंदर यह है कि ये 1100 गाड़ियाँ जो हैं इसके 2 फेज़ हैं। एक कॉपरेटिव्स के लिए है जो बल्क में गाड़ियाँ लेंगी कंपनियाँ, उनके लिए ये है कि वो जो इसकी चार्जिंग सिस्टम्स हैं वो भी लगाएंगे साथ, 50-50 करके गाड़ियाँ फ्लीट ले लेते हैं, 10-10 करके ले लेते हैं, 100 तक ये लेंगे। 100 गाड़ी है जी जिसकी कुरान अंदाजी अब तक जो बात की जा रही है, जो इतलात हैं उसकी वो कुरान अंदाजी है, जिसके अंदर उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने खवातीन की बात जरूर की, लेकिन इसमें 30% कोटा जो है जिसके लिए पिंक ई कार का नाम रखा गया है। और इसका मतलब हुआ कि 30 गाड़ियां जो हैं वो खवातीन के लिए हैं और 70 जो हैं वो जो इनफरादी तौर पे लोग लेंगे। हाँ। बकाया पहले मरहले में जो 1000 गाड़ी है वो कॉपरेटिव्स के लिए है और इसके लिए देखेंगे 28,000 के करीब जो है वो दरख्वास्तें मसूल हुई हैं और उसमें ये कुरान अंदाजी में अब इन 100 इनफरादी लोग कौन निकलते हैं, 30 खवातीन हैं। ये प्रोजेक्ट अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, मैं स्कीमें कोई लेके आए, लेकिन ख़ास तौर पे ऐसी स्कीमें ज़्यादा बेहतर रहीं। जिस तरह आपने उन्होंने ग्रीन बसों की बात की, तो वो गवर्नमेंट चला रही है और लाखों अफराद उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन से हो रहे हों, मेट्रो बसेस से हो रहे हों, जिन इलाकों से गुजरती हैं मैंने देखा है कि उसमें जगह नहीं होती बैठने की, लोग फ़ायदा ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब ये भी जो है इसके अंदर एक उन्होंने कहा जी जिनके पास लाइसेंस होगा, लेकिन क्योंकि बैंक ऑफ पंजाब दे रहा है, इसकी दूसरी शर्त ये है कि वो बैंक डिफॉल्टर ना हो, यानी लाइसेंस किसी के पास है लेकिन वो बैंक डिफॉल्टर है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल वो शख्स है जो बैंक डिफॉल्टर ना हो और दूसरा उसके पास लाइसेंस हो। अब इसके अंदर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अब इसके ये जो हुकूमत कर रही है बिला सूद और बैंक ऑफ पंजाब के साथ, तो जिस तरह उन्होंने नवाज शरीफ की बात की कि जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, 3 बार के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने भी अपने दौर के अंदर येलो कैप के नाम से जो है ये स्कीम दी थी और ये तो अभी 1100 देने जा रहे हैं। उन्होंने कमोबेश 50,000 से कुछ जायद गाड़ियाँ जो हैं 51,000 के करीब येलो कैप्स दी थी और बेरोज़गारों के लिए कि लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। ठीक है, मुझे काशिफ सुलेमान साहब ब्रेक पे जाना है, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहे हैं और मज़ीद इस पे डिटेल बात भी करेंगे। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, टॉपिक भी हमारा चेंज हो चुका होगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क बहुत सारे हैं कि ये कौन सी क्लास को मिलने जा रहे हैं। मेरे तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि ये फिर बेरोज़गारी कैसे ख़त्म होगी, क्योंकि जो पहले ही अच्छा खासा कमा रहा है ये ई टैक्सी स्कीम भी उसी के लिए लाई जा रही है। फिर ये कैसे चलेगी, ऑनलाइन सिस्टम होगा, डैशबोर्ड कौन चलाएगा, महकमा ट्रांसपोर्ट इसको ऑन करेगा या फिर कोई प्राइवेट आएगा, लोग आएंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं जिनका अभी हल होना बाकी है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, मज़ीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात करेंगे जी लेस्को के हवाले से। पहले तो बिजली के निज़ाम से लोग परेशान हैं, लंबी लंबी लाइट ऑफ हो जाती है, बिजली के भारी भरकम बिल आते हैं, उसकी वजह से आवाम परेशान है। लेकिन उसके ऊपर ये जो सिस्टम के एरर्स हैं, जो लेस्को में या किसी भी हुकूमती इदारे में काली भेड़े मौजूद हैं, जो कोई भी काम करने की रिश्वत और ना काम करने की तनख्वाहें लेते हैं, उन अफसरान के जो लोग परेशान हैं, आज उस पर हम बात करने वाले हैं। ईस्टर्न सर्कल का ये मामला है जिसे थर्ड सर्कल भी कहा जाता है, सबसे बड़ा सर्कल है, सबसे ज़्यादा कमाई ये करता है। बिलाल कॉलोनी है, शालीमार है, सलामतपुरा है, बाटापुर के इलाके इस सर्कल में फाल करते हैं। 32 लाख का डेड डिफ़ॉल्टर एक शख्स को पहले करार दिया गया, उसके बाद 8 लाख रुपए रिश्वत लेकर उसका बोगस मीटर लगा दिया गया। फिर वहाँ के जो एसडीओ साहब हैं
उनकी गाड़ी प्राइवेट लोग इस्तेमाल करते हैं, वो प्राइवेटली उनकी गाड़ी लेकर जाते हैं, लोगों के मीटर उतार के ले आते हैं, और जो मीटर उतार कर लाए जाते हैं वो भी लेस्को की सब डिवीजन या डिवीजन के ऑफिस में नहीं जाते, बल्कि उनको प्राइवेट जगहों पे रखा जाता है। यानी इतनी अंधेर नगरी चौपट राज कहा जाए तो मेरा ख्याल गलत नहीं है। और लेस्को की ये कहानियाँ, आवाम का परेशान होना, खवार होना, ये कोई नई बात नहीं है। हाफिज़ इरफान है, रिपोर्टर 89 न्यूज़ है, इन्हीं की ये स्टोरी है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। हाफिज़ साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। थर्ड सर्कल, सबसे बड़ा सर्कल, कमाऊ पूत, और हालात ये। बहुत शुक्रिया आपका मधु करने का। बहुत अच्छी बात आपने की कि कमाऊ पुत, हाँ। जो कमाऊ पुत्र होता है वो माँ को सबसे ज्यादा अजीज होता है। असल में ये सबसे बड़ा सर्कल है लेस्को का, और यहीं से सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी जो है वो इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पर फैक्ट्रीज सबसे ज्यादा हैं, यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज, अगर हाउसिंग सोसाइटीज की बात करूँ तो रूडा प्रोजेक्ट जो है उससे मुंसलिक जो सोसाइटीज हैं जो कि गैर मंजूर शुदा, वो भी उनकी तादाद भी इसी में ज्यादा है। LDA से गैर मंजूर शुदा सोसाइटीज भी इधर ही हैं। अगर आप बात करती हैं अमूरे कश्मीर, अमूरे कश्मीर एक ऐसी लैंड है जो कि राजा कश्मीर, कश्मीरी बहन भाइयों की अमानत है हमारे पास। वो तकरीबन 2400 एकड़ की अराजी जो है, तकरीबन उस पर 1200 एकड़ जो है उन पे हाउसिंग सोसाइटीज बनाई गई। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जगह है वहां पे भी इलीगल सोसाइटीज जो है वो मौजूद है। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा लैंड के ऊपर सोसाइटीज मौजूद है, फैक्ट्रीज मौजूद हैं, इसलिए यहां पर जो बिजली की काली बेड़ी हैं, जो बिजली से मुंसलिक हैं, लेस्को से मुंसलिक हैं, उनको ज्यादा मौके जो हैं वो फराहम होते हैं। इसी में जैसे आपने अभी जिक्र किया कि एक बुजुर्ग सारिफ जो हैं वो 89 की स्क्रीन पर बेचारे रोते हुए जो है वो सिसकियां लेते हुए, बिलखते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि असल में वो डेड डिफॉल्टर्स में, जब मैं सबसे पहले यहां पे रोशनी डाल दूं कि रमजान भट्ट साहब जो हैं वो चीफ लेस्को, उनकी जानिब से बड़ा आसान इकदाम जो है वो सामने आता है। रोजमर्रा की बुनियाद पर उनकी जानिब से अहकामात जारी किए जाते हैं कि बिजली चोरों के खिलाफ, डेड डिफॉल्टर्स और जो बोगस मीटर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं। और यहां पर होता क्या है कि हेड ऑफिस से जो है वो टीमें निकलती हैं, 7 रेंजर्स की टीमें जो हैं उनको भी इंगेज किया जाता है, और साथ लेस्को की जो मुतलका सब डिवीजन है उनकी हसास इदारे, पुलिस की टीमें जो हैं, इनका भी टाइम जो है वो जाहिर है यहां पर स्पेंड होता है। और ये सारी टीमें जब मिलकर निकलती हैं, ये कोई भी ऑपरेशन करके वापस निकलती हैं, जो मुतलका सब डिवीजन है वहां पर काली बेड़े जिनका भी आपने तस्करा किया वो सरे फहरिस्त नजर आती हैं। जैसे ये टीमें ऑपरेशन करके जाती हैं, पीछे से ये जो काली बेड़े हैं ये मुतहरक होती हुई दिखाई देती हैं। अब इनका काम क्या है, जहां पर ऑपरेशंस किए गए हैं वहां पे जाके उन लोगों के साथ साजबाज होना। अब जिस बुजुर्ग सारिफ की हम बात कर रहे हैं, इनके साथ भी कुछ इसी तरह का ही मामला पेश आया। इनके साथ भी जब ऑपरेशन किया जाता है, 32 लाख रुपए का डेड डिफॉल्टर इनको करार दिया जाता है, और जैसे ही टीमें जाती हैं ऑपरेशन करने के बाद काली बेड़े जो है वो मुतहरिक होती हैं और मौके पर पहुंचती हैं, साजबाज होना, डीलें शुरू हो जाती हैं। इनसे बाकायदा जख्मों पे मरहम रखना एक तरह का कि हम, और ये अलग बात है कि वो उन्होंने जख्म कुरेद देने हैं उनके मजीद। जी, जख्मों पे मरहम की बजाय अगर आप कहें कि नमक डालना, ज्यादा तकलीफ देने वाली बात जो है वो 32 लाख रुपए का जो डेड डिफॉल्टर है उसको बाकायदा 8 लाख रुपए उसे वसूल कर लिए जाते हैं, इस मद में कि तेरी ये सारी क्लियरेंस करवा देंगे, मीटर जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब वो बेचारा जो बुजुर्ग शहरी है, चूंकि ये एक बर्फ खाने का मामला और ये खैरे पुल का एरिया है, और वहां पे जो है वो बुजुर्ग शहरी जो है वो 8 लाख रुपए दे के वो समझता है कि मैं बरियो जिम्मा हो चुका हूं। लेकिन होता क्या है, पसे पर्दा 3 लाख रुपए जमा करवाई जाती हैं, और उस पे उसको एक बोगस मीटर जो है उसको फराहम कर दिया जाता है, और उसको तसल्ली दे दी जाती है कि भाई तेरा मसला हल हो गया। दूसरी जानिब होता क्या है कि एक ही हफ्ता गुजरता है तो उस पर दोबारा से टीमें जो है वो चढ़ाई कर देती हैं, ऑपरेशन वहां पे दोबारा से होता है। उस बेचारे के बेटे को, नौजवान बेटा है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, हवाला पुलिस किया जाता है, FIR भी दर्ज करवा दी जाती है। अच्छा काशिफ साहब, ये जो सारी बातें बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर हाफिज साहब, सर हमारा क्या सिस्टम पे यकीन नहीं है? हम SDO के ऑफिस, एक्सियन के ऑफिस क्यों नहीं जाते? हम लेस्को के ऑफिस क्यों नहीं जाते कि हमें अगर कोई शिकायत हो गई है, हमारा कोई मसला पड़ गया है तो वहाँ पर जाकर उसका हल निकलवाया जाए? ये काली भेड़ों के हत्थे हम क्यों चढ़ जाते हैं? बड़ी अच्छी बात कीजिए आपने कि हम काली भेड़ों के हत्थे क्यों चढ़ जाते हैं। एक तो जी पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि लोग भी ये चाहते हैं कि उनका काम जो है वो किसी तरह अंडर द टेबल हो जाए। किसी को ये बात बुरी लगे, लेकिन एक चीज़ समझना चाहता हूँ अभी कि अगर एक बंदे का 32 लाख का वो डेड डिफॉल्टर था और किसी ने उसे कहा कि आप 8 लाख रुपया दे दें तो ये क्लियर करवा देंगे, तो पहले तो वो ये पूछे मैं 8 लाख किस चीज़ के दूं, ठीक, यानी किस मद में दे रहा हूँ। वो भी अंडर द टेबल ही बात कर रहा है ना। तो उसने वो 8 लाख रुपया दे दिया,
और इसके अंदर उन्होंने 3 लाख जमा करा दिया, बकाया की दिहाड़ी लगा दी। ये तो एक आम बात हो गई है। जिस तरह इन्होंने कहा जी प्राइवेट गाड़ियों में लेके बंदे जाते हैं, मीटर उतार देते हैं, तो हम ये हर महकमे में देखते हैं कि अगर आप पुलिस के देखें तो वहां पे भी जो बंदे हैं उन्होंने अपने निजी टॉर्चर सेल बनाए होते हैं, लोगों को पकड़ लेते हैं। तो ये तो हुकूमत का काम है कि वो अपनी रिट को जो है वो कायम करे। खास तौर पे हम देखते हैं कि आम बंदा, एसटीओ की आपने बात की, एक्शन की बात की, वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। उनके नाम तो नंबर मीटर जो बिल आते हैं उनके ऊपर इनके नंबर भी दिए होते हैं कि किसी शिकायत की सूरत में जो है वो आप एसटीओ से या एक्शन साहब से रब्ता कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आप कभी भी फ़ोन करके देख लें तो वहाँ पे बात नहीं होती। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ये वॉइस वर्सा भी है, बिल्कुल जी एक चीज़ है। अगर आप स्टैंड करते हैं तो ये 32 रुपए की बात नहीं थी, 32 लाख रुपए की बात थी। इसके लिए उस बंदे को जाना चाहिए था, परसू करना चाहिए था, केस कर लेना चाहिए था। एक्शन नहीं मिलता, एसडीओ नहीं मिलता, एक्शन नहीं मिलता, एससी के पास जाता, चीफ इंजीनियर के पास जाता, कहीं जाता है, सुनवाई लेता, कहीं अपनी जो चीज जमा कराई होती है। जब आप अदालत में जाते हैं तो आप कहते हैं मैं ये प्रोसेस करके आप तक पहुंचाऊं जी, तो वो भी अपनी चीजों को क्लियर करते हैं तो उनके केस के लिए बेहतर होता है। हाफिज साहब, ये जो एसडीओ की गाड़ी प्राइवेट लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी रिसोर्सेज लोगों के मीटर्स उतार रहे हैं, फिर वो मीटर सब डिवीजन के ऑफिस में नहीं आ रहे, प्राइवेट जगहों पे रखे जा रहे हैं। इसके फुटेजेस भी आपके पास, हर चीज़ का सबूत मौजूद है। कोई पूछने वाला क्यों नहीं है? एसडीओस कहाँ पर हैं, एक्सीएंस कहाँ पर हैं? असल में जो एसडीओ हैं, एसडीओ बाटापुर अब्दुल रशीद वट्टू, वो उम्रा की अदायगी के लिए गए हुए हैं। ठीक है। और जो कायम मकाम एसडीओ हैं वो दफ्तर से निकलना पसंद नहीं करते हैं। वो दफ्तर से निकलेंगे, उनको मामलात की कुछ समझ आएगी। प्राइवेट अफराद को इसलिए ये गाड़ियां फराहम की जाती हैं ताकि इनको सहूलियात मुयसर होगी तो ये तमाम तर इलाके में जो है वो ऑपरेशन करते फिरेंगे अपनी मन मर्जी के साथ। होता ये है कि प्राइवेट अफराद जो बाकायदा 89 की स्क्रीन पे हमारे नाजरीन देख रहे हैं कि ये अफराद जो हैं ये बाकायदा एसडीओ साहब की गाड़ी पे निकलती हैं और लोगों के मीटर कट कर रहे हैं। और होता क्या है, तरीका वारदात ये है कि ये मीटर उतारते हैं और जो सादा लो सारफीन है, असल में ये होता क्या है कि जो बड़े मगरमच्छ है उनको हाथ डाला नहीं जाता है। आखिर में फंसता वही है जो छोटा सारिफ है। बिल्कुल। वो बेचारे का जब मीटर उतर जाता है तो वो दौड़ता है सब डिवीजन के ऑफिस की जानिब कि वहां से जाके मेरा मीटर मिलेगा। मैं आज रात अपने बच्चों को, जाहिर है लाइट की प्रोवाइडिंग बहुत जरूरी है, तो मैं लाइट जो है वो अपने घर की अवेल कर सकूंगा। वो दौड़ता है सब डिवीजन की जानिब। जब सब डिवीजन में जाता है, हमने बाकायदा बुजुर्ग सारफीन, खवातीन और मर्द हजरात जो हैं उनको देखा है बेचारे बिलकते हुए, और सब डिवीजन में किसी को पता ही नहीं है कि उनके मीटर उतरे हैं और वो ऑफिस में आए भी हैं। उसकी वजह क्या है कि वो जो मीटर्स उतरते हैं उनको बाकायदा बाहर प्राइवेट ठिकानों पे रखा जाता है, जिसमें बाकायदा एक फुटेज जो है वो हमारी स्क्रीन पे चल भी रही है कि वो जो अफराद जो सारिफ है वो बेचारा खुद अपनी मदद आपके तहत ढूंढता हुआ पहुंचा किसी से। मीटर उतर के ऑफिस में आया ही नहीं, ऑफिस में उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। असल में एक तो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, दूसरा वहां पे जो बराजमान है सीट पे, जो अफसरान है उनके नॉलेज में भी नहीं है कि यहाँ पे कोई मीटर उतरा भी था। वो किसी मोटर मैकेनिक की शॉप पे मिलता है उस सारिफ को, वो बेचारा जाके वहां पे लड़ता है, झगड़ता है और बाद में उसको जवाब ये मिलता है जब तक मुझे बड़े साहब का ऑर्डर नहीं आएगा जो लेस्को ऑफिस में से, तो तब तक मैं ये मीटर नहीं दूंगा। ठीक है हाफिज इमरान, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच चुका है। आप दोनों मेहमानों से मैं इजाज़त चाहूँगी। बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में शामिल हुए। लेकिन वाकई लेस्को की कारकर्दगी पर और बहुत सारी डिवीजन्स की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम महंगी तरीन बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और सहूलियात दिन ब दिन कम होती जा रही हैं, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, कल के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।